Welcome students. In this session we will discuss about Ohm's law, resistance, factors affecting resistance and specific resistance. Let us see what is the Ohm's law. अब ये है मान लेते हैं ये कोई जी वायर है, ठीक. Let us see this is a wire. तो तब इसके अक्रॉस आपने क्या है, यहाँ V1 पोटेंशियल है, यहाँ V2 पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V हो गया, ठीक. V इज इक्वल टू V2 माइनस V1. तो अब क्या है, करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है. अब ओम्स लॉ के अनुसार क्या कि इफ द फिजिकल कंडीशंस, ये करंट हुआ, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ दिस कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, देन द करंट थ्रू दिस will be directly proportional to the potential difference applied across it. ठीक है. तो अब ये है कि यहां से इतना समझ में आया. तो अब करोगे क्या कि फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या है, फिजिकल मतलब उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स उसके कांस्टेंट रहने चाहिए, तभी ये कंडीशन होगी. ठीक. तो अब ये स्टेटमेंट लिख लीजिए जी, क्या है, बाय दिस ये करंट flowing through a conductor. अब देख लीजिए स्टूडेंट्स कि ये स्टेटमेंट हो गई इसकी, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस जैसे लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट. ठीक है. तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि इसके बेसिस पे ये क्या हो गया, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. ठीक. पर क्या है, बुक्स वगैरह में मैक्सिमम में यही किया गया है और हम भी यही करेंगे. और यू कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए स्टेटमेंट ये है, पर क्या है हम लिखते ऐसे हैं ताकि क्या है फिर इसके बाद यहां एक कांस्टेंट लग सके, दैट इज कॉल्ड हियर R इज का ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ वायर. इज दैट क्लियर. वायर का ये चाहे कंडक्टर का ये है ना. तो अब देखिए इसी बेसिस पे हम क्या और भी कह सकते हैं कि V और I के बीच ग्राफ बनाना आता है. दिस इज द V, दिस इज द I. बच्चों इस एक्सिस पे हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी रखी जाती है जो कि पहला है. पोटेंशियल अगर नहीं होगा तो करंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. पोटेंशियल, इसलिए पोटेंशियल को हम V एक्स एक्सिस पे और करंट को I पे, तो देन यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. फॉर ओम्स लॉ कि यहां पे क्या है, इसका रेशियो दोनों का हो जाएगा, दैट विल बी, दिस रेशियो विल बी, दिस इज द V, दिस इज द I. तो ये क्या हो जाएगा, थीटा. तो यू कैन से R इक्वल्स टू V बाय I. ठीक. तो यहां से क्या है, नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ठीक है. व्हाट इज द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज द, देख लीजिए, रेजिस्टेंस is obstruction offered by a conductor, obstruction offered by a conductor for the flow of current थ्रू इट. मतलब इसके अंदर से करंट पास होने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड ये रेजिस्टेंस. ठीक. इट इज, यू कैन से रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. ठीक है. तो अब ये R इज इक्वल टू V बाय I, क्योंकि V का यूनिट देख लीजिए जी, V का यूनिट क्या होता है, ये आर का यूनिट देख लीजिए, यूनिट है ओम,
OHM। ठीक, तो अब ओम को अगर इसी को 1 कर देते हैं, 1 ओम विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। तो आप ये भी कर सकते हो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। पर बच्चों ये पर एम्पियर, पर बच्चों ये कोई जरूरत नहीं है, बस खाली आप 1 ओम को याद करके रखिए कि हाँ ओम। और वैसे भी क्या है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब इसके बाद देखिए कि ये तो इतना हो गया ओम्स। हाँ, नाउ लेट अस सी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो अब सिंपल सा हम एक बात कहें कि ये मान लीजिए कि कोई जो वायर की बजाय हम कोई रोड मान लेते हैं, और उस रोड पे आपको इस पोजीशन से यहां तक जाना है। ठीक, यहां, ठीक, और क्या है, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। तो अब सुनिए, यहां से आपको अगर इधर जाना है और खूब ट्रैफिक भी है, तो क्या क्या किन किन बातों पे डिपेंड करेगा आपके मतलब जाने का समय। ठीक है, तो जाने का समय आपका किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। पहली चीज कि अगर ये जो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, तो वो टाइम किन किन बातों पे डिपेंड करेगा कि पहली चीज कि अगर एरिया कम हो, कंजेस्टेड हो, तो ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा, निश्चित सी बात है टाइम बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि एरिया पे टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ा, सॉरी, ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया घटा, टाइम बढ़ गया, और एरिया बढ़ा मतलब हाईवे रहेगा, बड़े आराम से 1 घंटे में आप 50-60 किलोमीटर जा सकते हो, और मार्केट में आप क्या है 1 घंटा लग जाएगा 5-10 किलोमीटर जाने में। तो एरिया अगर ज्यादा होगा रोड का, तो क्या है निश्चित बात है टाइम घटेगा। और नेक्स्ट क्या है, टाइम विल बी। अब दूसरी बात ये भी कि टाइम लेंथ पे कैसे इफेक्ट करेगा। लेंथ ज्यादा डिस्टेंस होगी तो टाइम भी ज्यादा होगा, ज्यादा डिस्टेंस होगी तो टाइम भी ज्यादा होगा। और तीसरी बात हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए रोड का नेचर कैसा है, हाईवे है या गड्ढे हैं या बिल्कुल कच्ची रोड है, तो क्या है निश्चित सी बात है टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेचर। तो अब इसी तरह से हम ये इसको कंडक्टर मान लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। ठीक, ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, जिसके कारण से करंट होता है। और करंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसी तरह से मतलब फैक्टर क्या हो गया, रेजिस्टेंस। टाइम के स्थान पे रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस उसका कब बढ़ेगा, उस मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस कब बढ़े, किसके डिपेंड करेगा। जैसे एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घट जाएगा। एरिया चौड़ा और वायर मोटी हो गई तो आप क्या है इसका देखोगे, एक वायर मोटी हो गई तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और वायर लंबी होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और वायर के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक, तो जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं कि आप सभी इन्वर्टर और बैटरी के बीच में लगी हुई वायर देखिए। ठीक है, वहां डीसी वायर होती है और वो डीसी सप्लाई होती है, उतने पोर्शन में डीसी सप्लाई होती है। और डीसी सप्लाई के लिए क्या है, वायर लगभग 1 मीटर से ज्यादा नहीं रखी जाती है। ऐसा किसी के घर में नहीं होता है कि इन्वर्टर इस कमरे में है, बैटरी दूसरे कमरे में है। अगर ये रखोगे तो क्या है, चार्जिंग ही नहीं होगी, क्योंकि डीसी सप्लाई में जो है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण से बढ़िया से चार्जिंग नहीं होती। ठीक है, डीसी सप्लाई कब, केवल बैटरी और डिवाइस के बीच में। ठीक है, तो ये, और जबकि मैक्सिमम हमारे घरों में 99% क्या है, एसी सप्लाई यूज की जाती है। ठीक है, तो अब देखिए जी, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस कहिएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर
मतलब कि कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, CRO सेक्शन ऑफ वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तीसरी चीज क्या है? तो ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा R इक्वल्स टू रो L बाय A। दिस रो इज ए कांस्टेंट कॉल्ड क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसी को दूसरा नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी केवल और केवल किस बात पे डिपेंड करेगा जी? केवल और केवल नेचर पे। रो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, दो चीजों फैक्टर्स पे ही डिपेंड करेगा। ठीक, तो अब ये लेट अस सी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल। ठीक, तो अब देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल 10 मीटर लॉन्ग, 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड हैविंग ए रेजिस्टेंस 2 ओम। अब देखिए यहां से क्या है, लेंथ कितनी हो गई? लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर। लेंथ 10 मीटर है और डायमीटर यहाँ पे क्या है? 0.4 मिलीमीटर है। डायमीटर की बजाय आपको रेडियस लेना है क्योंकि एरिया निकालने के लिए, इसलिए रेडियस इक्वल्स टू d/2। तो यहाँ लिखिए, रेडियस इक्वल्स टू d/2, दैट इज 0.2 मिलीमीटर हो जाएगा। और इसी को अब 0.2 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट हम करते हैं क्या? रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 ओम। रेजिस्टेंस कितना हो गया जी? 2 ओम। सिंपल सा हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है? R के लिए R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो R इक्वल्स टू आपको निकालना क्या है? रेजिस्टिविटी। तो R A बाय L। तो R की वैल्यू कितनी है? दैट इज 2 इंटू A की वैल्यू बोलो। A इक्वल्स टू क्या? एरिया इक्वल्स टू πr² होगा। πr² डिवाइडेड बाय लेंथ की वैल्यू 10 मीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक, डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर 2.5 इंटू 10⁻⁸ ओम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम। एक तो ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, तो 1 मीटर कट गया, ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी विल बी दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, खुद से प्रैक्टिस कीजिए और भी इसके अलावा न्यूमेरिकल कीजिए, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है तो वैसे 10th स्टैंडर्ड का, इसलिए मैं केवल हिंट दूंगा, आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, ए वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स लेंथ। ठीक, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी एंड न्यू रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिए, एक वायर है, वायर को हम ट्रिपल टाइम्स खींच दिए, स्ट्रेच कर दिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा और न्यू रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है बच्चों, अब एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड आप अप्लाई नहीं करोगे। जैसे शॉर्टकट मेथड मैं बता दे रहा हूँ पर अप्लाई नहीं करोगे, आप सीधे जैसे 10th में किए थे उसी तरह से करोगे। क्या है शॉर्टकट मेथड? क्या जी? R डैश इक्वल टू n² इंटू R। तो n के हेयर n इक्वल टू 3, तो इसलिए कर दोगे R डैश इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 10। R इक्वल टू 10 है, तो इसलिए 390 ओम। ठीक, और दूसरा फैक्टर
90 ओम रेजिस्टेंस आना चाहिए। ये आप मेथड क्या है कॉम्पिटिशन्स वगैरह में अप्लाई कीजिएगा, पर क्या है बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, तो अब ये देखिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये है कि हाँ दूसरी चीज पूछा, न्यू रेजिस्टिविटी सिंस द material is same, so resistivity will remain same, so resistivity will remain same. Is that clear? कोई न्यू रेजिस्टिविटी में चेंज, कोई न्यू रेजिस्टिविटी नहीं होगी, that will remain same as it is. ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।